यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी एक ऐसा कानून जो सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी मजहब के लोगों पर समान रूप से लागू होता हो। समान नागरिक संहिता। क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है? क्या पुष्कर सिंह धामी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उस एक्सपर्ट कमेटी के ड्राफ्ट को कानूनी जामा पहनाने जा रही है, जिस कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थी? और क्या इस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया, फैक्ट फाइंडिंग पूरी हो गई है? तो अचानक ये बाजार गर्म है यूसीसी को लेकर पूरे उत्तराखंड में और दिल्ली तक कि क्या यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको अपनी वीडियो में दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि जो मसौदा विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया है, उस मसौदे के भीतर क्या है। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह राठी और आप देख रहे हैं कि यूसीसी पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के। जब पिछला विधानसभा चुनाव था तो पुष्कर सिंह धामी ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, जिस दिन मतदान होना था उससे ठीक एक दिन पहले एक घोषणा की थी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। यूसीसी को लेकर के आज तक पूरे देश में लोग इस मुद्दे को मजहबी चश्मे से देखते रहते हैं। यूसीसी जब जिक्र होता है या यूसीसी लाने की बात होती है, समान नागरिक संहिता की बात होती है, तो लोग समझते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है। लेकिन आप इस बात से अवगत होंगे कि पुर्तगाली शासन के दौरान से गोवा में ये लागू है और उसी समय लागू हो गया था और गोवा में आज भी लागू है। लेकिन अगर जिस तरह की ये चर्चाएं चल रही हैं, उत्तराखंड सरकार ने इस बात की तैयारी कर ली है, तो आप ये तय मानिए कि उत्तराखंड आज़ाद भारत का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। और इसको लेकर के चूंकि कमेटी का 3-4 बार कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है, कमेटी लगातार इस पर काम भी कर रही है और विधि विशेषज्ञों की भी एक टीम बनी है। राष्ट्रीय विधि आयोग का भी गठन हुआ है केंद्र में, उस आयोग ने भी इस विशेषज्ञ समिति के ड्राफ्ट को अच्छे से देखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कभी भी उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर इसको लागू किया जा सकता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा थी, और घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री जब दोबारा शपथ लेते हैं सीएम पद की, तो उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है और तब से अब तक तकरीबन 2 साल की यात्रा में बहुत सारी चीज़ें समावेश होती हैं, शामिल होती हैं और एक मसौदा तैयार हो जाता है। अब ये लगातार ये बात बिल्कुल सतह पर आ गई है कि ऐसा होने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीसी लागू हो रहा है कि नहीं, इस सवाल का जवाब सबसे महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यूसीसी का जो मसौदा तैयार हुआ है, उस मसौदे में क्या है। रोचक बात उस ड्राफ्ट में है जो विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया है। रोचक बात ये नहीं है कि कानून लागू होगा, रोचक बात यह है कि कानून में आखिर क्या है जो जनता को प्रभावित करेगा। और चूंकि कानून जनता के लिए ही बनाए जाते हैं, ये भी एक तय है। अब मैं आपको विस्तार से उस मसौदे में क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें विवाह एक बिंदु है। आप इतना तो जानते ही होंगे कि समान नागरिक संहिता केवल और केवल पारिवारिक मामलों पर लागू होगा, यानी उत्तराधिकार का हो मामला हो, विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, तो इन सब मामलों में समान नागरिक संहिता लागू होगी। अब इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो लिया गया है वो है विवाह। विवाह क्या है, विवाह में उसके भीतर क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। विवाह की आयु तय होगी, एक बात, इसकी सिफारिश कमेटी ने की है। दूसरा, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। ये विवाह का जो कॉलम है उसके भीतर की मैं ये एक ड्राफ्टिंग बता रहा हूं। विवाह की आयु तय होगी और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। अब बहुविवाह प्रथा क्या है? अब बहुविवाह प्रथा अधिकतर अधिकांश से देखा गया है कि जैसे मोहम्मडन लॉ में मुस्लिमों को 4 शादी करने का अधिकार है। तो जब अब चूंकि ये समान नागरिक संहिता है, जब उत्तराखंड में ये लागू होगी तो मुस्लिमों पर भी लागू होगी, तो ये बहुविवाह प्रथा रुक जाएगी। यानी जो अभी तक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको 4 शादियों के करने का अधिकार है, वो नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या है कि विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आप गांव में शादी करिए या शहर में शादी करिए, लेकिन आपको पंजीकरण अनिवार्य करना होगा। और इसके लिए आप जरूरी नहीं आप मजिस्ट्रेट के सामने ही जाएं, आप अपनी लोकल बॉडी में जा सकते हैं, अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये भी एक सिफारिश एक्सपर्ट कमेटी ने की है। इसके अलावा तलाक को लेकर के बहुत सारी चीजें थी, जैसे ट्रिपल तलाक को पहली पार्लियामेंट खत्म कर चुकी है। और उसके अलावा जैसे सिख मैरिज एक्ट था एक,
तो सिख मैरिज एक्ट में क्या था, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन धामी सरकार पिछले तकरीबन 2 महीने पहले कैबिनेट में उसको अप्रूव कर चुकी है। यानी एक बिंदु यूसीसी का पहले से लागू हो चुका है, यानी जो सिख धर्म के लोग हैं उनको भी विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो ये एक दूसरी बात है। और एक जो तलाक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर जीवन मतलब दाम्पत्य जीवन के टूटने का, जुड़ने का सब चीज़ें जुड़ी रहती है, तो तलाक केवल कोर्ट में मान्य होगा। यानी आपने अगर कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कोर्ट से तलाक लिया है तो वही मान्य होगा। किसी तरह का लिखा पढ़ी का या तलाक तलाक बोल देने का या किसी भी तरह का कोई और तलाक मान्य नहीं होगा। ये कानून बन जाएगा। इसकी सिफारिश भी एक्सपर्ट कमेटी ने की है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पुनर्विवाह की। यानी पुनर्विवाह की अगर बात होगी, किसी महिला का पुनर्विवाह होना है, तो उसमें अभी तक था कि भाई शर्तें बहुत थी। अब शर्तें कहाँ थी? तो इसीलिए लोग इसको मजहबी चश्मे से देखते हैं। शर्तें थी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समुदाय में, यानी आपको हलाला कराना है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी पुनर्विवाह होगा उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी, यानी हलाला भी खत्म, यानी हलाला भी हलाल हो गया। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हलाला की प्रथा भी खत्म हो जाएगी। और अगर मुस्लिम महिलाओं को भी पुनर्विवाह करना है तो हलाला जैसी कोई चीज़ उनके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करेगी। तो ये एक विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है लिव इन रिलेशनशिप का। हमारे देश में ये प्रथा लगातार बढ़ती जा रही है और ये कल्चर तो इसको क्या कहें, लेकिन ये जो परंपरा शुरू हुई है, इस सामाजिक बुराई के तौर पर सामने आ रही है। लोग अपनी मर्जी से साथ साथ रह रहे हैं, थोड़े दिन बाद देखते हैं कि उनके मुकदमे हो जा रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कोई भी महिला ऐसा आरोप नहीं लगा पाएगी कि उसके साथ जो लड़का रह रहा था कि उसने उसके साथ कोई दुराचार किया या कोई ज़बरदस्ती की या उसका कुछ भी मतलब ऐसा किया जो उसको अपमान महसूस होता हो। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कमेटी ने सिफारिश की है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। आप मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, एक साथ रहेंगे बिना शादी किए। और अगर उस दौरान आपको संतानोत्पत्ति होती है तो उसका हर्जा खर्चा सब दोनों लोगों पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ रहे, पंजीकरण भी करा लिया और संतानोत्पत्ति हुई और आप अपना छोड़ के अनाथ बच्चों की तरह आप चल दिए। आपको हर्जा खर्चा देना होगा और ये सब लिखित पढ़त में होगा। ये आप इससे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें सारी सेवा शर्तें उसमें लिखी जाएगी। और अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप के में रहने से बचना है या अपना संबंध तोड़ना है तो वो जो पहला पंजीकरण आपने कराया था उसका टर्मिनेशन कराना होगा। तो ये एक बहुत ही सामाजिक तौर पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि समाज का विघटन लगातार हो रहा है, सामाजिक कुरीतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम बहुत एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो ये पैराग्राफ जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो जिस तरह की सिफारिश की हैं वो वाकई अद्भुत हैं और वो उसी तरह से होना भी चाहिए। तो और इसका ये भी कहा गया है कि इसमें जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, उनके उल्लंघन पर कठोर कारावास का भी प्रोविजन इस कमेटी ने एक संस्तुति की है कि भाई ये सजा भी होनी चाहिए। जैसे गोद लेना, हर्जा खर्चा, संरक्षता के प्रावधान। नहीं, संरक्षक कौन होगा? या कोई गोद ले रहा है, गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी? अभी तो बहुत जटिल है, उसको सरल किया जा रहा है। हर्जा खर्चा, उसका भी बहुत ही लंबा कानूनी रूप है, उसको भी सरल किया जा रहा है। संरक्षता यानी संरक्षक कौन होगा? असल में संरक्षक कौन है? इनसे संबंधित कानूनों को भी यूसीसी के ड्राफ्ट में उनको स्थान दिया गया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा क्या है कि जो लड़की है, हम ये मान लेते हैं समाज में कि लड़की पराया धन होती है, लड़की की शादी हुई तो लड़की अपने ससुराल चली गई। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने संस्तुति की है कि माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा बेटी का भी जितना बेटे का है। अब इसके इम्प्लीकेशन और रिपरकेशन क्या होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कमेटी ये कहती है कि इनका पूरा अधिकार सबका होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो इस तरह से अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, बीच में एक चीज़ उठी थी कि जनजातीय जो संस्कृति है उसको इस एक्सपर्ट कमेटी ने कैसे तय किया है, चूंकि उत्तराखंड में जनजातीय समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं।
अभी फिर मैं यूसीसी की बात करूंगा, जो विशेषज्ञ समिति है। तो जैसे ये मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं कि जैसे बेटी का अधिकार भी उतना ही होगा, लिव इन रिलेशनशिप का क्या होगा, और बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी, विवाह के कौन कौन से बिंदु मैंने अभी आपको बहुत विस्तार से समझाए हैं, और ये वाकई समाज को तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करेंगे जितनी भी सिफारिशें हैं। और जो ये यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी है, इनको डाक से ऑनलाइन 2,31,000 सुझाव मिले हैं, और 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया है पूरे उत्तराखंड में, और कुछ एक पब्लिक मीटिंग शायद दिल्ली में भी हुई है। और इस दौरान सभी धर्म गुरुओं से, संगठनों से, राजनीतिक दलों से, कानूनविदों से, सबसे बात हुई है, और सबसे बात करने के बाद ये एक पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब चूंकि उत्तराखंड में जनजाति भी बहुत है, तो जनजाति कौन कौन सी जनजाति उत्तराखंड में होंगी? जैसे राज्य में 5 तरह की जनजाति है, जिनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय हैं। चीन के साथ जब 1962 की लड़ाई हुई, और उसके बाद 1967 में संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में इनको अधिसूचित किया गया था, और इनको तब से जनजाति मान लिया गया, चूंकि बॉर्डर में रहते हैं और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां विकास से ज़्यादातर लोग महरूम रहते हैं। तो ये यूसीसी की कमेटी को लेकर के, जो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो कुछ दिया है, वो मैंने अभी आपको समझा। अब इशू ये है कि ये यूसीसी क्या लागू वाकई होने जा रहा है उत्तराखंड में? क्या मुख्यमंत्री वाकई स्पेशल सेशन विधानसभा का बुला रहे हैं, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट है उसको रख रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को रख रहे हैं? तो ये एक काफ़ी पॉलिटिकल कॉरिडोर में और गवर्नमेंट कॉरिडोर में यहाँ काफ़ी चर्चा हो गई है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। अब यूसीसी की अचानक इतनी जल्दी लागू करने की क्या बात थी कि अभी तो पिछले दिनों सेशन था, अभी स्पेशल सत्र क्यों बुलाना पड़ रहा है, स्पेशल सेशन क्यों बुलाना पड़ रहा है, ये भी एक बार देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से आगे बढ़ रही है पूरे देश भर में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब देखिए, कोरिलेट करिए कि जब यूसीसी की घोषणा हुई, तब 2 दिन बाद वोटिंग थी, 1 दिन बाद वोटिंग थी विधानसभा की। अब जब इसको लागू करने की बात है, तब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं पूरे देश में, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यानी जब यहाँ ये कानून पारित होगा, विधानसभा से पारित करवा दिया जाएगा और राजभवन उस पर मुहर लगाकर उसको कानून का रूप दे देगा, तो इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में कैश करना चाहेगी पॉलिटिकली तौर पर, जहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। और इसको, अब एक सवाल ये भी उठता है कि पूरे देश में इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में उसका बहुमत है, वो लाकर कर सकती है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रयोग के लिए उत्तराखंड को चुना। अब उत्तराखंड में उसको लागू करके एक तीर से 2 निशाने होंगे। एक तो उत्तराखंड में लागू होगा तो उसका रिएक्शन पता चलेगा, नंबर 1 बात। और दूसरा, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है, उनसे पहले लागू अगर हो जाता है, जैसी एक लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जैसे सरकार से छन छन कर खबरें आ रही हैं, अगर हो जाता है तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका पता चलेगा कि इसका कितना फायदा मिल सकता है। तो प्रयोगशाला उत्तराखंड हुई, और फायदा इन 5 राज्यों में होगा जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कितना फायदा होगा, इस सब कैलकुलेशन के बाद, कितना फायदा हुआ, प्रयोग कितना सफल हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनका सोचना है, तब इसको पूरे देश भर में लागू करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आज इस मुद्दे के साथ बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी एक महत्वपूर्ण विषय के साथ जो जनहित का हो, जन सरोकारों का हो, सामाजिक सरोकारों का हो। नमस्कार।